नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। सीएम योगी ने बलरामपुर को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने जिले में 300 बेड के अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बलरामपुर में केजीएमयू सैटेलाइट सेंटर के रूप में बनने वाले अटल बिहारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की आधारशिला रखी और करीब 85 करोड़ की लागत से बनने वाला यह संस्थान साल 2022 में तैयार हो जाएगा। बलरामपुर मेरे लिए कोई नया जनपद नहीं है। आप सब जानते हैं कि मां पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता था। यहाँ की समस्याओं को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है और उन समस्याओं को देखने समझने के बाद मुझे लगा कि बलरामपुर की बात होती है, हो सकता है कि यहाँ पर भले नौकरी की दृष्टि से अधिकारीगण आते हों, एक समय के बाद चले जाते हैं, लेकिन जितना विकास आज़ादी के बाद इन जनपदों का होना चाहिए था, नहीं हो पाया। आज से 3 साल पहले की स्थिति क्या थी? यहाँ की एक भी सड़क चलने लायक नहीं थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, अपराध चरम पर था, व्यापक तस्करी होती थी, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और आज आप देख रहे होंगे हमने उसको ठीक उल्टा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के पहिए को गरीब के द्वार तक पहुंचाने का कार्य किया। हर गरीब को मकान मिल रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हर एक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है, हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं इसलिए जिससे लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति का लाभ देश की जनता को मिल सके और एक गरीब लोकतंत्र में जिसका महत्व जनार्दन के रूप में है, हम उसको उस जनार्दन के रूप में वास्तव में शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचा सके। लेकिन बलरामपुर जनपद में हम मेडिकल कॉलेज भले ही बना देंगे, कौन आएगा यहाँ पर? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है और इसीलिए तय हुआ कि बलरामपुर जनपद में जब बने तो बलरामपुर जनपद का अपना महत्व है। बलरामपुर जनपद, यहाँ पर आदिशक्ति मां भगवती मां पाटेश्वरी का एक पवित्र धाम तो है ही। महाराजा बलरामपुर ने भी अपने समय में लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से लेकर के अनेक अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को महाराजा बलरामपुर के द्वारा में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर वे संस्थान स्थापित किए गए और 1957 में बलरामपुर जनपद को सौभाग्य प्राप्त होता है। इन्होंने देश की संसद में जो प्रतिनिधित्व दिया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वही अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद 1998 से 2004 तक सफलतापूर्वक इस देश के अंदर विकास की जिन योजनाओं को उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया, वे आज भी देश और दुनिया के लिए मानक बने हुए हैं। हम लोगों का दायित्व तो बनता रहा कि बलरामपुर जनपद में बलरामपुर की भावनाओं के अनुरूप विकास की योजनाएं पहुंचे। इसलिए हुआ कि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो हो सकता है आप प्रोफेसर न मिले, वहां पे शिक्षक, योग्य शिक्षक न मिले। इसलिए हुआ कि अगर हम इसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ेंगे और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ लगा देंगे तो वहां से ही प्रोफेसर की आपूर्ति यहाँ होती रहेगी।
जिससे यह चिकित्सा महाविद्यालय बहुत अच्छे ढंग से आगे चल पाएगा और बलरामपुर के और इस क्षेत्र के बच्चों को अच्छी और उन्नत चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा शिक्षा दोनों उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यहाँ पर केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर के शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया। आप सब जानते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा चिकित्सा विश्वविद्यालय है, 4000 बेड का है, 115 वर्ष पुराना है और आज भी अनेक क्षेत्र में उसने बहुत विशिष्ट योगदान दिया है। जब केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर के रूप में यहां पे मेडिकल कॉलेज बनेगा तो यहां पर फैकल्टी की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसकी आपूर्ति तो केजीएमयू कर देगा और यहां पर लोगों को उन्नत स्वास्थ्य की सुविधा यहां के लोगों को निरंतर प्राप्त हो सकती है। प्रदेश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान बहुत बड़े कार्य हुए हैं। याद करिए 1947 से लेकर के 2016 तक 70 वर्षों में प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोग केवल यानी जो 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, हमने 3 वर्ष में 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम वर्तमान में बना रहे हैं और 2 एम्स, एक गोरखपुर में एक रायबरेली में वर्तमान में कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। वहां पे प्रवेश की प्रक्रिया पिछले वर्ष ही पूरी हो चुकी है और ये जनपद इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर विशेष सुविधाएं इस कमिश्नरी के अंदर मिली है। बहराइच के अंदर मेडिकल कॉलेज में हम लोग पिछले वर्ष ही एडमिशन करवा करके वहां की चिकित्सा महाविद्यालय को प्रारंभ कर चुके हैं। इस वर्ष अभी हम लोगों ने यहाँ का शिलान्यास किया है और ईश्वर चाहेंगे तो बहुत शीघ्र गोंडा में भी एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होगी। यानी एक कमिश्नरी में जहां आज 70 वर्षों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, मात्र 3.5 वर्षों में 3 मेडिकल कॉलेज उस कमिश्नरी के अंदर बन रहे हैं। ये है विकास की प्रक्रिया। पहले आपको बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है। पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी, आज सड़कें गड्ढा मुक्त बनने का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है। पहले लोगों को रोजगार और नौकरी नहीं मिलती थी, आज मैं इस कार्यक्रम के आने के ठीक पहले हमारे विधायकों ने आपके जनपद में भी अपने युवाओं को शिक्षक बनने का सर्टिफिकेट दिया होगा और उस सर्टिफिकेट देने के साथ ये साबित किया है कि प्रदेश में हर नौजवान को नौकरी की गारंटी सरकार देने जा रही है या रोजगार की गारंटी सरकार देने जा रही है। पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है और 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी देने के बाद अगले 1.5-2 वर्ष के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है कि 3 लाख अतिरिक्त नौजवानों को नौकरी देंगे। उसमें से 31,227 को आज ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। और सीएम योगी ने सहायक शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया, जहां आज प्रदेश में 31,277 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जबकि मुख्यमंत्री ने 5 सहायक शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तर प्रदेश में आज बेसिक शिक्षा सहायक अध्यापकों को 31,227 पदों पर आज जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटा है। हमारे साथ खुद बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश चंद्र द्विवेदी जी। सर, किस तरह से आज जो पत्र बांटे गए हैं, इनकी बात की जाए नियुक्ति की, तो इस नियुक्ति के बाद इनको भेज दिया जाएगा कॉलेजों में? आज 31,227 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। इसके बाद हमारे मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हमारे पास जानकारी उपलब्ध है कि जिन जिलों में इनकी नियुक्तियां हुई हैं वहां किन स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। उन रिक्तियों के आधार पर इनको शीघ्र ही स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। आज ही से वो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हो गए। सर, लगातार विपक्ष इस बात का सवाल उठा रहा था कि बेसिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षक कम है, बच्चे ज़्यादा है, क्योंकि एक स्कूल में जो है 2 शिक्षक काम कर रहे थे, कभी शिक्षक ही नहीं है किन्हीं स्कूलों में।
सवाल क्या उठाएंगे? विपक्ष जो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उनके समय में ये स्थिति थी कि स्कूलों में न बच्चे थे, न शिक्षक थे, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ठीक थी। योगी सरकार तो जब से 2017 से आई है, हम आज के पहले भी लगभग 55,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं। आज हमने प्रदेश को 21,227 शिक्षक दिए हैं। 69,000 की हमारी भर्ती प्रक्रिया को हम पूरा करने की पूरी तत्परता से लगे हैं। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और योगी सरकार की देन है। इसके पहले तो कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में सर 3 सालों में 15 सालों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सालों में रोजगार दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, पिछले 2-3 सरकारों ने अपने पिछले कार्यकाल में, सपा बसपा की सरकारों में जितने रोजगार नहीं बल्कि केवल सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार जोड़ेंगे तो करोड़ों लोगों को योगी सरकार ने रोजगार दिया है। चाहे वो अभी कोविड के दौरान के प्रवासी लोग हों, चाहे अन्य हमारे जो कुशल श्रमिक हैं वो हों। सरकारी नौकरी हमने पिछले 3 सालों में 3 लाख से अधिक लोगों को दी है। ये 31,227 उसके बाद की संख्या है। तो बड़ी संख्या में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिया है। आगे जो भर्तियां, सर आखिरी सवाल, जो आगे भर्तियां बची उस पर सरकार पैरवी करेगी ठीक से? क्यों नहीं करेंगे, हमारी ये भर्ती है, हम तो यही चाह रहे थे, इसीलिए अभी तक इंतजार कर रहे थे। बहुत पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम 31,000 पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि सारे 69,000 पदों पर करें। अभी इतना किया है, हम पुरजोर पैरवी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं माननीय न्यायालय का फैसला जल्दी आए, कि जल्दी ही एक अगला समारोह करके हम फिर शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 31,000 के बाद जो अभ्यर्थी बचे हैं वो चाहते हैं कि जल्दी उच्च न्यायालय का फैसला आए और सरकार जो बचे हुए शिक्षकों को जल्दी नियुक्ति दे। कैमरा पर्सन लाहौल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने परिषदीय विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सरकार की नीतियों का बखान करते हुए बताया कि सरकार रोजगार देने का हर संभव प्रयास कर रही है और आगे आने वाले समय में और भी सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता साफ होगा। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार एक्शन में है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और गौतम बुद्ध नगर में आगामी त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसे लेकर आज एसीपी रजनीश वर्मा के जरिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को त्योहार के दौरान कोरोना से बचाव और सुरक्षा के उपाय बताए गए। इसे लेकर एसीपी रजनीश वर्मा ने प्राइम न्यूज से भी बात की। क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हें। थाना टाउन में आज त्योहारों को लेकर मीटिंग की गई है। बात करने की नोला की एसीपी धन्यवाद है सर, आज मीटिंग की गई का आयोजन किया, इसमें शासन की गाइडलाइन उसको विस्तार से 17-18 पॉइंट शासन के द्वारा दिए गए थे, उसको विस्तार से लोगों को बताया गया है। और लोगों को ये बताया गया है जो भी हमारा धार्मिक आयोजन दुर्गा पूजा पंडाल चालू है, उसमें हमें कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करना है और जो भी समस्याएं हैं उसके लिए तत्परता के साथ आपके साथ और के लिए हमेशा पुलिस जो भी समस्या है उसको सर शादी भी है। इस तरह के आयोजन और जो भी कोविड के गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है उसको ये तो हिसाब से कि जिस तरीके के प्रस्ताव आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं,
और यूपी में कोरोना के केस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 2610 नए मामले आए। इसी दौरान 3500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इसे लेकर एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से बताया मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं और उससे निपटने की क्या तैयारी है। देश में कोविड-19 की मरीजों की संख्या घट रही है। बीमारी पे काफ़ी हद तक नियंत्रण हो रहा है, लेकिन यही समय है कि हमको सबको सचेत और सावधान रहना है, क्योंकि इस समय अगर ज़रा सी सावधानी हटी तो ये पुनः बीमारी आगे नहीं फैलेगी। आप सबसे अनुरोध है कि सावधानी रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ लगातार धोते रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, 2 गज की दूरी रखें। बीमारी कम होने से हॉटस्पॉट एरिया प्रदेश में कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी कम हो रहे हैं। वर्तमान में 13,217 हॉटस्पॉट एरिया हैं और 13,309 कंटेनमेंट एरिया हैं। कोरोना के साथ साथ प्रदेश की जो सामान्य आर्थिक गतिविधियां हैं वापस कोरोना से पूर्व के समय के बराबर आ जाएं, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत नई व पुरानी एमएसएमई इकाइयों को ऋण वितरण की प्रक्रिया तेज चल रही है। वर्तमान में 8,18,000 एमएसएमई प्रदेश में कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 51 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। नई इकाइयों को लगभग 5 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को 15,246 करोड़ रुपए का ऋण वितरण आज तक हुआ है और ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज में जो विद्यमान इकाइयां हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, उनको लगभग 4,35,000 इकाइयों को 10,727 करोड़ रुपए के ऋण वितरित हो चुके हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 41,000 उद्योगों में 41,832 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। वर्तमान में प्रदेश सरकार किसानों से धान क्रय के कार्य की लगातार समीक्षा कर रही है। लगभग 4,000 धान के क्रय केंद्र स्थापित हैं और अभी तक 56,170 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2,301 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कल पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन का जो हमारा एक कार्यक्रम है मिशन शक्ति, उसका शुभारंभ करेंगे। मिशन शक्ति में महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, उनके सम्मान और उनकी स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के बारे में, उनमें एक जागरूकता के कार्यक्रमों को चलाया जाएगा। ये 1 सप्ताह अभी चलेगा, इसके बाद नया पक्ष चालू होगा। ये लगभग फरवरी 2021 तक यह कार्यक्रम जागरूकता का चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी विकास कार्यक्रमों को जिनमें कि महिलाओं और बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना है, उनसे उनको जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश स्तर पर प्रदेश सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि किसानों को प्रेरित किया जाए कि वो पराली न जलाएं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,610 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में जो लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं उनकी संख्या 3,538 है, अर्थात जितने लोग संक्रमित हुए उससे ज़्यादा लोग कल भी डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव केसेस की संख्या गिर करके अब 35,263 रह गई है। इस स्तर पर पिछली बार हम 31 जुलाई को थे। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस इस तरह के हमारे इस स्तर पर 31 जुलाई को था। उसके बाद से ये बढ़ता गया, अगस्त में सितंबर तक बढ़ा और 17 सितंबर के बाद से ये हमारा
इन्फेक्शन गिरना शुरू हुआ है। आज हम फिर से 35,263 के स्तर पर हैं। अब तक कुल मिलाकर के संक्रमण के पश्चात 4,08,083 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में बढ़ करके 90.69% हो गया है, 90.69%। कोविड से संक्रमित कुल 6,589 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,70,297 सैंपल्स की जांच की गई और इस तरह अब तक कुल मिलाकर के 1,26,79,476 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। इस समय पॉजिटिविटी का स्तर प्रदेश में काफ़ी नीचे चल रहा है और जो पहला पखवाड़ा रहा है अक्टूबर का, 1 से 15 अक्टूबर के बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 2.2% रही है, 2.2%। लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण अभी जारी है और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में बन रहे डंपिंग ग्राउंड को वहां से शिफ्ट कराने को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। आसपास लोगों का आरोप है कि यानी जो यहाँ के लोग हैं आसपास के, कि डंपिंग ग्राउंड बनने के बाद उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए इसे यहाँ नहीं बनना चाहिए। जिला प्रशासन की इस वक्त मौजूद है ग्रेटर नोएडा के अमरपुर गांव में, जहां किसान लगातार डंपिंग ग्राउंड को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। कुछ किसान हमारे साथ में हैं, आज उनसे बात करते हैं। क्या है उनका? सर क्या नाम है आपका? हमारा जो गांव है जी, ये ग्रेटर नोएडा का गांव है और जो डंपिंग ग्राउंड जो बन रहा है ये दनकौर नगर पंचायत को बन रहा है। तो दनकौर जो नगर पंचायत है वो 52,000 बीघे ज़मीन है, उसमें तो डंपल ग्राउंड बने तो दनकौर को जो जमुना प्राधिकरण में आवे तो वो जमुना प्राधिकरण में बनावे, ग्रेटर नोएडा में क्यों बन रहा जी? हम आज के किसी भी कीमत पे इसको नहीं बनना। लंबे समय से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठे रहोगे जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। आज कितने लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं? आज हमारे गांव के 6 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी, जिनमें हमारे बाबा 75 साल के, दूसरे बाबा 65 साल के, ये अनिश्चित काल के धरनों पे बैठ गए भूख हड़ताल पे। आज तो ये 6 बैठे हैं, कल सु हमारा पूरा गांव, दोनों गांव पूर जोर से इसको विरोध करेंगे और जब तक हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा जब तक हम आज के बैठे रहेंगे। तो सुना आपने, किसान जो है लगातार उनका यही कहना है कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटा करेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ में, इनसे ही बात करते हैं। सर क्या नाम है? सतवीर नाम है मेरा। सतवीर जी, आज आप लोग यहाँ पे धरने बैठे, क्यों बैठे? यहाँ जो कचरा प्लॉट आ गया है या की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं और ये झूठ बोला जा रहा है कि भाई ये ऐसा प्लांट बन रहा है, भी इसमें बदबू नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये 2-4 महीना चलेगा और फिर इसमें कूड़ा ही पड़ेगा और ऐसे इतने यू हटेगा नहीं, इतने यहाँ से उठेंगे नहीं। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे यही कहना है, जब तक यहाँ से डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आइए कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित जी, आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, लगातार कई दिनों से ये धरना चल रहा है। क्या है आप लोग की मांग? हमारी मांग यही है जी कि जो हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए ये अभिशाप है और ये हटना चाहिए। जब तक ये नहीं हटेगा दोनों गांव पुरजोर कोशिश करेंगे और लास्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। पास में ऑर्गेनिक दूध का प्लांट है, अमरपुर गांव 300 मीटर पे है, राजपुर 400 मीटर पे है, पीछे सुपरटेक अप कंट्री है जो करीब 100 मीटर की दूरी पे है, शमशान घाट भी हैं। ये बताइए, डंपिंग ग्राउंड से बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी गांव हैं, कितनी दूरी पर यहाँ पे कितने गांव पड़ते हैं? अमरपुर के बगल में दादूपुर गांव है, दादूपुर गांव की दूरी यहाँ से ज़्यादा करके 800 या 900 मीटर होगी। बगल में अटाई पड़ता है, नवादा है और ये काफ़ी गांव आपस में मिले हुए हैं जिनकी दूरी आपस में 500-500 मीटर की दूरी पे गांव बसे हुए हैं। पीछे भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं। ये तो आपने सुना, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड की
काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड के आसपास में 1 दर्जन से अधिक गांव है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है और सुपर टेक के यहाँ पर फ्लैट ही बन रहे हैं। एक और लोग किसान उनसे ही बात करते हैं। सर क्या नाम है? संजय जी। संजय जी, आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं, क्या है मांगे आपकी और कब तक धरना चलेगा? इसे नहीं बनने देंगे और 19 तारीख को महापंचायत का ऐलान करा हम किसी भी सूरत में इसे नहीं बनने देंगे। तो आपने सुना 19 तारीख को यहाँ महापंचायत होंगे, यानी कि कई गांवों के लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और पूर्ण जो इसका विरोध करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ विजय गौड़, प्राइम न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और कानपुर में नगर निगम का चट्टा संचालकों पर कार्रवाई का अभियान जारी है। इसे लेकर आज कानपुर नगर की महापौर प्रमिला पांडे पार्षदों के साथ रेलवे मैदान के जंगल में जानवर देखने पहुंची, जहां चट्टा संचालकों ने मेयर को देखते ही पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। अल्पमा जायसवाल के यहाँ हमारा सवेरे का ड्यूटी, हम उसी बीच एक चट्टा देखे, बहुत बड़ा चट्टा जिसमें कि 50-60 जानवर। भैया मोबाइल आगे नहीं लगाओ। मैं अंदर गई तो एक भी जानवर नहीं थे, तो किसी ने हमको बताया कि सारे जानवर जो हैं ये पीएससी ग्राउंड में बंधे हैं। तो हमारा पार्षद था, हम लोग 3-4 लोग थे, 7-8 लोग थे। हमने कहा चलो आज देख आते हैं कि कहाँ बंधी है। तो फिर हम कल अपना आकर के फिर देखेंगे। हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं बस देखे, तब तक वहाँ से आकर लोगों को माओवादी करने का है। हमारा गनर था, हमारे साथ कर्मचारी थे, हमारे जेडोसो थे, हमारे साथ हमारे 25 कर्मचारी आ गए जल्दी से, तब जाकर वो लोग भागे। जिसमें हमारा ये सरदार जी घायल हुए हैं, हमारा जिसने मेरे सामने आकर के ये जो उसको बोलने लगा, और दैनिक जागरण का एक पत्रकार आ गया तो वो भी। तो आपको मैं बताऊं बेटा, मैं किस तरीके से शहर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगी। गोबर नाली में डालेंगे तो चट्टा तो मैं हटाऊंगी ना, चाहे जैसे हटाऊं, चाहे मैं कुछ भी करना, चाहिए जंगल में बांधे, चाहिए जहाँ बांधे, हम तो हर जगह जाऊंगी। आज तो मैं यहाँ सिर्फ देखने आई थी कि सही बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। और कृषि बिल को लेकर जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं किसान भी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के जरिए मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार ये जो बिल लेकर आई है, तीन जो अध्यादेश लेकर आई है, ये किसानों के पक्ष में नहीं है। इसमें हमने सरकारों को कहा कि आप इसमें चेंजिंग करो। इसमें एमएसपी का कहीं इसमें जिक्र नहीं करा गया। एमएसपी भारत सरकार ने के रेट है और वो करीब 24 फसलों पे है। तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है, जो उन्होंने रेट तय करा उसकी खरीद की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार की है। अगर कोई और भी खरीद करता है, व्यापार करता है, तो उसके नीचे खरीद नहीं कर सकता। ये सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, इसमें एमएसपी का क्लोज डालना पड़ेगा। ये हमारी डिमांड उनसे है। दूसरा ये है कि कौन कितनी खरीद करेगा, कितना स्टॉक करेगा, उसकी किसकी जिम्मेदारी है, कौन विभाग उसको देख रहा है। एक पैन कार्ड धारक जाएगा गांव में और वो खरीद कर लगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो लेकर कल भाग गया, उसकी क्या गारंटी होगी? तो ये हमारे सारे सवाल है। इसमें सरकार को चेंज करें इन अध्यादेशों में, और जब ही किसान शांत होगा, नहीं तो पूरे देश में ये आंदोलन हमारे चलते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।